बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 35, 36 और 37 की प्रिपरेशन करनी है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि 34 का लेक्चर का एक टॉपिक जो छोटा सा है रेगुलर ग्रामर का, वो रह गया था और मैंने कहा था कि 35 में उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड बाय CFGs. Some non-regular languages can be generated by CFGs, but not all possible languages can be generated by CFG. ये पहली 3 लाइनें जो है ना, इसका मतलब ये है कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होती हैं, ये मस्ट हो गया। लेकिन जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उसने कहा है वो भी CFG से होती हैं जनरेट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ही CFG से जनरेट हों। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर ग्रामर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगुलर ग्रामर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो जनरेट होती हैं CFG से, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, तो आपने कहना है कि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस तो जनरेट होती हैं, बट तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस भी जनरेट होती हैं और सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस सारी जनरेट होती हैं और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कुछ जो हैं वो CFG से जनरेट होती हैं। पॉसिबल नहीं है कि तमाम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो इससे जनरेट हों। दूसरी तरफ आप देख लें इसकी एक एग्जांपल कि ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है। S इम्प्लाई कर रहा है A कैपिटल SB और ये और का साइन है लाइन। ठीक है, AB जनरेट्स द लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है। A की पावर N, B की पावर N, ठीक है, N इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो पावर में N है ना, इनकी वैल्यूज जो है 1 2 और 3 इस तरह है, विच इज़ नॉन रेगुलर। ठीक है, ये एक नॉन, अब अगर आपको ये एग्जाम्पल में आ जाए, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, वो इस तरह से ये छोटा सा सवाल दे देगा और कहेगा कि इसको जो है, इसकी जो है वो लैंग्वेज जनरेट करें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो। फिर आपको ये आ सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन भी दे दिया जाए, इसका ये आंसर भी बना दिया जाए और पूछा जाए कि ये रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर, तो आप बता सकते हैं कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है जी, आगे देखें एक और एग्जांपल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले वो कह रहा है कंसीडर द लैंग्वेज एल एक्सप्रेस्ड बाय, उसने कहा है कि एक लैंग्वेज एल है हमारे पास जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, A प्लस बी होल का स्टार डबल ए प्लस बी होल का स्टार। ठीक है, द लैंग्वेजेस ऑफ द स्ट्रिंग्स डिफाइंड है। अब उसने कहा है कि इस लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग है ना, वो A और B है। अब नज़र आ रहा होगा आपको कि ये जितना भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ A और B ही इस्तेमाल हो रहा है, तीसरा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, लाइक CDE। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रिंग्स जो हैं वो A और B हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग्स को हम सिग्मा से शो करते हैं, इसलिए ये इस तरह लिखा है। कॉन्टेनिंग डबल ए, उसने कहा है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर डबल ए मौजूद है। ठीक है, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है। टू कंस्ट्रक्ट द CFG, उसने कहा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके FA को जो है वो कंसिडर कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये एक FA दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये एक्सप्रेशन भी दे देगा, उसके स्ट्रिंग्स भी बता देगा और उसका ये FA भी बना कर दे देगा। बस आपसे ये कहेगा कि इसकी ग्रामर बनाएं आप। ठीक है, या आपको ये ग्रामर दे देगा और कहेगा कि इसका FA बना दे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जो है वो रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, तो अब देखें ये दिया हुआ है आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना, मैंने बहुत इजी वे से सिखाई हुई है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखें एस, मैंने सबसे पहले कहा था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम एस से स्टार्ट लेते हैं। तो ये देखें ये एस है, ये हमने एस से स्टार्ट लिया। एस पे हमारे पास क्या है, एस पे हमारे पास बी है और बी के ऊपर लूप लगकर दोबारा एस आ रहा है। ठीक है, ये लूप लगी दोबारा एस पे आ गया तो हमने लिख दिया BS। ये जो लाइन है ये और की है, तो ये और क्या कर रहा है, ए से, ठीक है, एस से ए से जा रहा है कैपिटल ए के पास, तो मैंने लिख दिया ए से कैपिटल ए। दूसरा देखें, ये जो कैपिटल ए था ये किसके पास जा रहा है, ये ए के साथ बी के पास जा रहा है, तो मैंने लिख दिया ए के साथ बी के पास जा रहा है। फिर और वो क्या काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो ये ए जो है बी से होते हुए वापस एस के पास भी जा रहा है, तो मैंने लिख दिया B और S।
ठीक हो गया। अब बी देखें, बी कहाँ पे है, बी ये है। बी क्या कर रहा है, बी पहले तो ए के साथ है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए कैपिटल बी। फिर बी क्या कर रहा है, बी के ऊपर लूप लगी हुई है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ये मैंने लिख दिया। थर्ड टाइम क्या करेंगे, बी और कहीं पे भी रिवर्स जा रहा है, ए से तो आ रहा है हमारा बी, लेकिन बी कहीं पे भी रिवर्स नहीं जा रहा, तो इसलिए मैंने ये नल का साइन लगा दिया। तो इस तरह से मैंने इस एफ ए को देखते हुए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना ली। अब अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दें और कहें कि इसका एफ ए बनाए, तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है ग्रामर से एफ ए बनाने का, लेकिन अगर आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, उसमें यह है कि एक्सप्लेन सेमी वर्ड एंड वर्ड विद एग्जांपल। ये जब मैंने पेपर दिए थे इस सब्जेक्ट के, तो ये क्वेश्चन आया था, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपनी बुक के ऊपर इसको बॉल पेन के साथ जो है वो नोट किया हुआ था, और मैंने वहीं से ये क्वेश्चन आपको नोट करके जो है वो दिया है कि ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उसने कहा है कि सेमी वर्ड एंड वर्ड, सेमी वर्ड एक अलग चीज़ है और वर्ड एक अलग चीज़ है। मैंने कहा कि ये एक्सप्लेन करें एक एग्जांपल के साथ। तो ये देखें, अ सेमी वर्ड इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। आपको पता है टर्मिनल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनल्स कौन से होते हैं, यानी कि छोटी ए बी सी और बड़ी ए बी सी, इनको टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स कहते हैं। हम पीछे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अ सेमी वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स मे बी नॉन कॉन्कैटिनेटेड, ठीक है, विद एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट साइड। अब यहाँ से देखिए उसने कहा है एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल हो गया, और उसके राइट साइड पे देखें टर्मिनल के साथ एक नॉन टर्मिनल होता है। ये वो कह रहा है इस पूरी डेफिनेशन में कि सेमी वर्ड में यहाँ दो टर्मिनल की जगह स्ट्रिंग्स होगा और राइट साइड पे एक टर्मिनल के साथ एक नॉन टर्मिनल होगा। और इसकी एग्जांपल ये देखें, एस किसको इम्प्लाई कर रहा है, ट्रिपल ए एस। ये ट्रिपल ए तो इन टर्मिनल की जगह यानी स्मॉल ए बी सी आ गई, और नॉन टर्मिनल की जगह क्या आएगा, कैपिटल एस एज इट इज़, क्योंकि एक नॉन टर्मिनल आएगा। अब वर्ड देखें, वर्ड क्या होता है, अ वर्ड इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, कि इसमें उसने कहा है इसमें नॉन टर्मिनल नहीं आता, इसमें हर चीज़ जो है वो टर्मिनल की फॉर्म में होती है। और नल इज़ ऑल्सो अ वर्ड, तो नल जब हम किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग होता है, बेशक उसकी कीमत एम्प्टी या ज़ीरो के इक्वल हो। तो ये इसकी एग्जांपल है कि ऐसे इम्प्लाई कर रहा है 4 टाइम ए को, और ये स्मॉल ए है क्योंकि स्मॉल ए बी सी जो होती है वो टर्मिनल्स को शो करती है, और कैपिटल ए बी सी नॉन टर्मिनल्स को। अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि सेमी वर्ड और वर्ड में क्या डिफरेंस है और उनकी एक एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जांपल देखें। जब तक आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी जो है वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, प्रैक्टिस करते जाएं और अपने नोट्स बनाते जाएं, ताकि पेपर से एक दिन पहले आप उन नोट्स को एक दफ़ा रिव्यू करें और चलें जी अपना अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट कर लें। एग्जांपल देखें, कंसीडर द फॉलोइंग सी एफ जीज। उसने कहा है कि ये एक सी एफ जी दिया हुआ है आपको, ठीक है, यानी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है, और द टी जी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द, उसने कहा है कि ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है जो इस लैंग्वेज का, ठीक है, सी एफ जी का, वो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रामर दी हुई है आपको, और ये उसका ग्राफ दिया हुआ है, उसकी डायग्राम दी हुई है। तो कह रहा है कि इससे जो है वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, आर ई बनाएं। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना मैंने आपको सिखाया, नहीं सिखाया तो यहाँ से भी देख लें एक बार। जब आपको इस तरह से कोई डायग्राम दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, तो आपने इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले स्ट्रिंग्स को ही लिखना होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है। अब आप देखें द corresponding रेगुलर एक्सप्रेशन में भी, ये देखें यहाँ पे डबल ए यूज़ हो रहा है, फिर प्लस क्या हो रहा है आपके पास, देखिए डबल एस से डबल ए पर लूप लगी और वापस यहाँ पे डबल ए आता है तो हमने डबल ए लिख दिया। अब एस जो है किसके पास जा रहा है,
प्लस के पास और ये वैल्यू नल है, तो नल की हमारे हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं होती, एम्प्टी होता है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर और यहाँ इस साइन के ऊपर कुछ है नहीं है, फिर हम देखेंगे और स्ट्रिंग्स हमारे पास कौन सी है, तो ये डबल बी है जो लूप लग के दोबारा इसके पास आ रहा है, तो हमने लिख दिया डबल बी डबल ए प्लस डबल बी होल का स्टार। स्टार हम तब लगाते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर लूप लगती है, तो ये यहाँ पे लूप लगी हुई है इसके ऊपर दो दफ़ा, तो हमने इसलिए स्टार लिखा है। तो इस तरह से अगर कोई हमें ये कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है, ठीक है। और अगर इस तरह आपको कोई डायग्राम आ जाए, ट्रांजिशन ग्राफ आ जाए और उसका कहीं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए तो इस तरह बनाते हैं। और अगर आपको ये जस्ट ये दी होती ना ग्रामर और आपसे कहा जाता है कि इसका टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ बनाए, तो आपने ये इस तरह से ग्राफ बनाना था, ठीक है। ये डबल ए, ये देखिए लूप लग के आ रहा है दोबारा एस के पास, फिर डबल बी दोबारा लूप कर लग के एस के पास आ रहा है, ये एस लिखा हुआ और ये नल जा रहा था, तो ये नल है। उसके बाद हमने 35 लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है। 35 लेक्चर में हमने ये 3 चीज़ें पढ़नी है, एक नल प्रोडक्शन, एक यूनिट प्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल उनकी देखनी है। एग्जाम्पल मैं आपको हर लेक्चर में प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग CF, जिसने कहा है कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ये जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपको करवानी हूँ ये आपके नोट्स में मौजूद हैं, आपकी बुक में मौजूद है। और क्योंकि वीडियो वाले बुक से या आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं देते, बल्कि वो एग्जांपल्स ही जो जो क्वेश्चंस बुक में होते हैं वही उठा के दे देते हैं पेपर में। स्टूडेंट्स ने बुक को ही गो थ्रू नहीं किया होता है, जिस वजह से वो उनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस था पेपर या उनके लिए मुश्किल था, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। तो मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उसके बाद देखिए, ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री आपको ग्रामर दे दी है, ठीक हो गया। एस किसको इम्प्लाई कर रहा है, स्मॉल ए और कैपिटल ए को, तो देखें एस किसको इम्प्लाई कर रहा है, स्मॉल ए से जा रहा है कैपिटल ए के पास, डन हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अब स्मॉल बी और कैपिटल बी कैसे आया, देखिए एस जो है वो स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी के पास आ रहा था, तो वो मैंने लिख दिया। अब ए देखें, ए किस किस के पास जा रहा है, ये जो ए है ये ए से वापस जा रहा है एस पे, तो मैंने लिख दिया ए से वापस जा रहा है एस पे। अब ए और किसके पास जा रहा है, ए पॉजिटिविटी सिर्फ स्मॉल ए को कैच कर रहा है, तो मैंने स्मॉल ए लिख दिया। ये जो लाइन है ना ये और की लाइन है, मैं हर चीज़ बार बार रिपीट करके आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कैपिटल बी देखें, कैपिटल बी जो है वो बी के साथ वापस एस के पास जा रहा है, तो मैंने लिख दिया बी के साथ वापस एस के पास जा रहा है। और क्या कर रहा है, बी के स्मॉल बी के साथ जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल बी लिख दिया। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना तो बहुत ही आसान है कि आपके पास सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स हैं, एक डबल ए यहाँ हो रहा है यूज़, डबल बी यहाँ हो रहा है यूज़, एक सिंगल ए और एक सिंगल बी यहाँ हो रहा है यूज़। तो आपने क्या करना है, डबल ए प्लस डबल बी लगा देना है, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, इसलिए मैं नोट्स में देखने चली गई, तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि ये मुझे लगा था कि शायद प्लस से आगे भी इसका कोई एक्सप्रेशन बनना है, तो ये प्लस इसकी पावर में आएगा। जिस तरह से हमने पीछे वाली एग्जांपल में ये देखें, उससे पीछे वाली में ये हमने पावर में स्टार लगाया था ना बिकॉज ऑफ लूप्स, तो इसी तरह इसमें जो है वो प्लस का साइन लगाया है, इसलिए क्योंकि ये प्लस के साइन के पास स्मॉल ए और स्मॉल बी जा रहे थे, ठीक है, ये पावर में। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन शॉर्ट बनते हैं। एक तो वो आपको ये ग्रामर दे सकता है और कह सकता है कि उसका ग्राफ बनाएं, तो आप ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। दूसरा आपको वो ग्राफ देकर कह सकता है कि आप इसकी ग्रामर बनाएं, तो आप ग्रामर इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा वो आपको ये सिर्फ ग्राफ देगा और कहेगा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, जो कि आपके लिए बहुत ईजी है। और बाज़ औक़ात MCQs में भी इस तरह की छोटी सी ग्राफ टाइप डायग्राम आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सेलेक्ट करें कौन सा है, तो वो ऑप्शंस में होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेक श्योर जो है आई थिंक आप जो है इजीली टिक कर सकते हैं अपने राइट ऑप्शन को। एक और एग्जांपल देखें, कंसीडर द फॉलोइंग CFG। उन्होंने कहा है कि ये एक CFG है, ठीक है, और ये उसकी ग्रामर है, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग TG विल बी, यानी TG मीन ट्रांजिशन ग्राफ, उसने कहा ये है। और अब वो कह रहा है कि ये बताएं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। लेट्स सपोज आपको ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी दे रहा है और उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी दे रहा है।
और एंड पे आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो आपने बताना है कि ये इवन इवन लैंग्वेज है। और आपको पता है कि इवन इवन लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें स्टेट्स और स्ट्रिंग्स जो, हाँ स्टेट्स आई थिंक जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, स्टेट हाँ ऐसा ही है, शायद मैं कुछ भूल रही हूँ यहाँ पे। नहीं जी, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने देख लिया बुक से, इवन इवन ही लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ कि इवन इवन कब होती है, जब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे के अगर वो पूछ लेगा ना कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो आप बता सकें इजीली कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, आगे आप देखें, आगे हमने पढ़ना है नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन और उनके एक एक एग्जांपल। अब नल प्रोडक्शन, नल का मतलब आपको पता है ना कि कोई एम्प्टी चीज़। ठीक है, तो नल प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल implies null is said to be null production। एग्जांपल में देखें, कंसीडर द CFG, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको दे दिया है। हेयर एस किसको इम्प्लाई कर रहा है, नल को। देखिए एस की 3 कंडीशंस थी ये, लेकिन वो डायरेक्ट नल को इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, एस इम्प्लाई नल, एंड ए के भी 2 कंडीशंस हैं, डबल ए और नल, लेकिन ए भी डायरेक्ट नल को इम्प्लाई कर रहा है। आगे बी का देखें, बी के अंदर नल है ही नहीं, तो उसने कहा है कि जो नल को जो भी नॉन टर्मिनल आपका है नल को इम्प्लाई करेगा उसको हम नल प्रोडक्शन कहेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जबकि हमने यूनिट प्रोडक्शन में, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टॉप करके गई थी वीडियो और मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ पे थी, तो आई थिंक मैंने आपको नल प्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया था। अब यूनिट प्रोडक्शन की बारी थी। तो यूनिट प्रोडक्शन ऐसा है कि यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनल के इम्प्लाई करा था नल को, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट प्रोडक्शन है उसमें यूनिट यानी कोई एक चीज़ ज़रूर होगी नॉन टर्मिनल जिसको इम्प्लाई करेगा। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रखें, ये जो है वो नल को इम्प्लाई करेगा और ये नॉन टर्मिनल इम्प्लाइज करेगा वन को। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था बुक में जो मैंने कहीं नोट किया हुआ था जब मेरे एग्ज़ाम हुए थे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्शन इन CF, जिसने कहा है कि यूनिट प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के को फॉलो करते हुए। तो ये मैंने जो है वो इसी लेक्चर नंबर 35 के अंदर दिया हुआ है, आप नोट से भी दे सकते हैं और ये यूनिट प्रोडक्शन को इस तरह से एक्सप्लेन करके उसकी ये वाली एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये सोल्यूशन नल वाला नहीं होगा क्योंकि ये नल प्रोडक्शन है जबकि ये यूनिट प्रोडक्शन है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है नल प्रोडक्शन, इसको मैं थोड़ा सा बिग कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो। ये है नल प्रोडक्शन, ये है उसकी डेफिनेशन। उसने कहा है नॉन टर्मिनल जो है, सॉरी यूनिट प्रोडक्शन में क्वेश्चन आया। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन को देखते हैं। ये दे, ये है यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन में वन नॉन टर्मिनल होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। तो अगर आपको CFG की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है जो मुझे आया था, तो आप इस तरह से यूनिट प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखने के बाद आप ये एग्जांपल कोई भी एक जो है वो सपोज कर लेंगे। ठीक है, कम से कम उसका CFG तो आप लिखेंगे ना, आगे इसका सोल्यूशन देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से इसके पोर्शन सेपरेट नहीं करने आते, इतना लॉन्ग तो खैर नहीं आ सकता, बट उन्होंने कहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आपको ये करना होगा। ठीक है, उसमें ये जो है वो वन जो है वो नॉन टर्मिनल होता है। नॉन टर्मिनल का मतलब होता है कैपिटल ABC। तो अगर आप देखें कि ये स्टार्ट में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल S जो है उन्हीं को ही इम्प्लाई कर रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनल, इसमें एक ना एक नॉन टर्मिनल ज़रूर है। ठीक है, इस तरह से हम तो आगे देखते हैं 36 लेक्चर। उसमें जो है एक CNF की फॉर्म आएगी। ठीक है, और कि वो क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स कुछ आएंगी और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे हम। तो चम्स्काई जो नॉर्मल फॉर्म है
CNF का अगर आपको स्टैंड आ जाए MCQs में तो आपको पता होना चाहिए इसका ये वाला स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद CFG, उसने कहा है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती थी ना, हम उसको CNF कह सकते हैं। देखें इसमें सिर्फ G है और CF है और इसमें सिर्फ N है, ये डिफरेंस है। तो उसने कहा है कि जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती थी ना, उसको आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं इफ़ ऑल प्रोडक्शन रूल्स फुलफिल दी वन ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन। ये 3 कंडीशन है, अगर इन 3 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी है, ठीक है। तो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये है, कैपिटल A इम्प्लाई किसको कर रहा है, एप्सिलॉन को। आगे देखें, अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल्स। इसने कहा है कि जो एक नॉन टर्मिनल होगा वो 2 और नॉन टर्मिनल को जनरेट करेगा। लाइक देखें ये कैपिटल A है तो नॉन टर्मिनल कैपिटल A B C होता है, तो B और C दो नॉन कैपिटल को दो नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, आ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल, यानी कि एक बड़ा कैपिटल लेटर एक स्मॉल कैपिटल लेटर को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं। और अगर आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहें कि कॉन्सेप्ट दें कि व्हाट इज़ CNF, यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है क्या, और उसकी एग्जांपल दें और उसके रूल्स बताएं, तो आप उसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हर CNF जो होता है उसको हम जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी CFG होता है उसको हम CNF कह सकते हैं। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर ये जो 3 रूल्स हैं, 3 रूल आपने लिखने और कहना है कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और जब आपने एग्जांपल देनी तो एग्जांपल में आप ये तीनों लिख सकते हैं। दूसरी उसने एग्जांपल दी है CNF के भी, ये देखें मैंने यहाँ पे अलग से भी बता दिया कि टर्मिनल हम छोटी ABC को कहते हैं और नॉन टर्मिनल हम बड़ी ABC को कहते हैं। अभी एक एग्जांपल दी हुई है, उसने S इम्प्लाई कर रहा है कैपिटल A कैपिटल B को, S इम्प्लाई कर रहा है स्मॉल c को, A इम्प्लाई कर रहा है A को, B इम्प्लाई कर रहा है B को। अब उसने कहा था अब यहाँ पे देखें S किसको इम्प्लाई कर रहा है, स्मॉल a कैपिटल B, A किसको इम्प्लाई कर रहा है, स्मॉल a को, B किसको इम्प्लाई कर रहा है, B को। अब इन दोनों में जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, इन दोनों में ये वाली जो है वो सही है और ये वाली जो है गलत है। अब ये देखना आपने है कि क्यों सही है और क्यों गलत है और कैसे गलत है। क्योंकि देखें उसने तीन तीन कहा है, एक तो उसने कहा कि स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन, तो हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसी हमारे पास उस पर कोई ऐसी स्टेटमेंट है ही नहीं जिसमें एप्सिलॉन हो, तो हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही। दूसरी को देखते हैं, अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल, तो एक नॉन टर्मिनल जो है वो 2 नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो S था इसने 2 नॉन टर्मिनल यानी कैपिटल A B दो जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये जो दूसरी वाली थी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। उसने कहा है अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल, यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे तो पहली बात है नॉन टर्मिनल कोई है ही नहीं जो है, बल्कि ये देखें C जो है वो एक नॉन टर्मिनल है और ये स्मॉल c यानी टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाला सोल्यूशन है, इसमें पहली और दूसरी ये हमारे इन दो रूल्स को रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को फुलफिल कर रही है, इसलिए हम इस CNF को इस चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को कह सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है और ये CNF भी है, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो बताते हैं। अब अगर आपको ये दो अलग अलग आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कि ये CNF है या नहीं है, तो आपने वो कंडीशन अगर आपको वो तीनों रूल्स याद होंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको मेरी समझ नहीं आती तो आप पीछे से थोड़ा सा रिवर्स कर लिया करें वीडियो को और दोबारा समझ लिया करें, इस तरह से इजीली आपको समझ आ जाए। आगे मैंने कहा था कि इस लेक्चर के हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो देखनी है कि वो क्या होती है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को अगर डेफिनेशन दी की जाए तो वो होती है ड्राइव द स्ट्रिंग A ट्रिपल B फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूजिंग CFG। अब लेट्स सपोज आपको ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दी गई है,
ठीक है, उसने कहा ना यूजिंग CFG, उसने कहा है इस CFG को इस्तेमाल करते हुए आपने A और ट्रिपल B फॉर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है। क्या? A ट्रिपल B। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है इसको, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका, हाँ जी, यहाँ पे आपका जो है ना डबल बी आना था, A डबल बी से। अब ये जो ग्रामर दी गई है इससे हमने बनाना है एक ट्री। वो कह रहा है इस CFG यानी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए आप एक ट्री बनाएं, यानी इसकी डेरिवेशन करें और जो कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, यानी हमने उसकी लेफ़्ट साइड से डेरिवेशन करनी है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है। तो हमारे पास क्या है A डबल बी, तो हमने सबसे पहले लगा लिया A डबल बी। फिर क्या करना है हमने, अब हमने जो है सबसे पहले उसने कहा एस किसको जनरेट कर रहा है, कैपिटल A और कैपिटल B को, यानी दो नॉन टर्मिनल हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जनरेट किया S। ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल A और कैपिटल B ये दो जनरेट किए। ऊपर से लेके आना है हमने ट्री नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ना कि एंड पे उसका जो डेरिवेशन है वो A डबल B बनना चाहिए। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, S लिया, S किसको कर रहा है, A कैपिटल A को और फिर कैपिटल B को। फिर हमने लिया ये A। ठीक है, ये वाला A लिया फिर हमने। ठीक है, फिर उसके ये कर लिया S से A और ये B दिए दोनों आ गए। उसके बाद ये जो कैपिटल A है ये किसको जनरेट कर रहा है, स्मॉल a और कैपिटल B को। तो A से आ गया स्मॉल a और A से आ गया कैपिटल B। ठीक हो गया। और अब हमने फिर आगे देखना है, जो कैपिटल B है वो किसको कर रहा है, SB को। तो ये जो कैपिटल B है SB को करें। अब ये वाले जो B हैं B B B B, ये क्यों साथ साथ एज इट इज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो B है वो SB को जनरेट कर रहा है ना, तो ये वाला B जो एज इट इज़ नीचे आता जाएगा इसके साथ। और इस A के साथ क्योंकि लेफ़्ट साइड पे A जनरेट हो रहे हैं तो ये A B इसी तरह से आता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इस बी ने जनरेट किया ना कैपिटल S और B, और उसके बाद हम देखेंगे क्या कैपिटल S की हमारे पास फिर से क्या वैल्यू है। तो कैपिटल S की हमारे पास एक तो थी AB जो हम पुट कर चुके हैं A और B, फिर से दूसरी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन। तो अब हमने यहाँ पे S की जगह एप्सिलॉन पुट करनी है। जब हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ B ही बच जाएगा। ये जो B है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये B एज इट इज़ नीचे। तो अब इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन गई है A डबल B की। देखें A, ये जो है ये A है और ये जो है डबल B है। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की थी इसकी। ठीक है, लेकिन अगर हम राइट साइड पे आए तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में हमारे पास क्या होगा, ये जो बी था ये तो एस जनरेट कर रहा था ना ए और बी को, और ये जो तीन बी थे, ये तीन बी इस वजह से आ रहे थे। ठीक है, ये तीन बी और इधर वाले ये तीन ए। और अब ये जो एस बी कैसे आया, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास कैपिटल एस और बी पड़ी हुई है, तो कैपिटल बी की जगह कैपिटल एस और बी आ गया। और अब फिर इस एस की वैल्यू क्या आएगी, फिर इस एस की वैल्यू हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बी ही बच जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ए बी और ये बी बच गया, तो हमारे पास आ गई ए डबल बी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह से अगर आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन आ जाए और उसकी ये ग्रामर दी हो तो इस तरह से आपने जनरेट करना है ट्री को, एस से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसकी पहली वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है। ठीक है, इस तरह से ट्री बनाते जाएंगे आप। और अगर आपको इस लेफ़्ट डेरिवेशन की जगह राइट डेरिवेशन आ जाता तो आपने क्या करना था, पहले ये राइट वाला पोर्शन आपने सॉल्व करना था और बाद में ये वाला लेफ़्ट वाला पोर्शन सॉल्व करना था। क्योंकि अब उसने पूछा था लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो हमने ये वाला लेफ़्ट मोस्ट यानी ए बी को लेकर पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व किया। ठीक है, इसीलिए ये राइट वाला वैसे ही एज इट इज़ आता गया नीचे। और अगर आपके पास राइट की बात करता तो हमने पहले राइट वाले को सॉल्व करना था ये एप्सिलॉन यूज़ करते हुए, और लेफ़्ट वाला हमारे पास ऐसे ही आते जाना था। ठीक है, अगर वो लेफ़्ट वाला पूछेगा तो लेफ़्ट वाले को पहले सॉल्व करना है और राइट वाला वैसे ही नीचे आता जाएगा। अगर वो राइट वाला पूछेगा तो लेफ़्ट वाला एज इट इज़ नीचे आता जाएगा।
उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 37 है, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। एक हमें एफ ए यानी फाइनाइट ऑटोमेटा का एक न्यू फॉर्मेट दिया गया है, दूसरा हमने पुश डाउन स्टैक पढ़ना है और तीसरा पॉप एंड स्टैक पढ़ना है। ठीक है जी। न्यू फॉर्मेट हमारे पास क्या है? मशीन दैट डिफाइन आर मोर पावरफुल एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एफ एस विद न्यू फॉर्मेट। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास पहले एफ ए था यानी फाइनाइट ऑटोमेटा था, उसकी निस्बत ये जो न्यू फॉर्मेट का एफ ए हमारे पास आया है वो ज़्यादा पावरफुल है पिछले वाले एफ ए से। ठीक है। और दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि इट कैन बी एक्सेप्ट नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऑल्सो, कि जो हमारे पास पहला एफ ए था वो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता था, लेकिन न्यू फॉर्मेट एफ ए को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा क्योंकि ये हमारी जो कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस थी उनको भी एक्सेप्ट करता है, जबकि पहले वाला एफ ए सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता था। अब अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि डिफरेंस के एक न्यू फॉर्मेट जो एफ ए है उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो आप उसमें ये 2 क्वालिटीज़ उसकी, 2 एडवांटेजेस उसके बता सकते हैं कि एक तो ये बहुत पावरफुल है पिछले एफ ए की निस्बत, और दूसरा ये जो है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करता है। तीसरी हमने ये कुछ स्टेट्स पढ़नी है, तो ये स्टेट मैंने वैसे तो यहाँ पे इस तरह से लिख दी हैं। अगर आपको नोट से नहीं समझ आई तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट से समझें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बेसिकली पता क्या है कि इस जो लेक्चर है ना 37, इसमें मोस्टली हमें सबसे पहले जो नोटेशंस होती हैं ना न्यू फॉर्मेट एफ ए जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें हमें पहले चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हमने यूज़ करनी है जब हम इनको इस्तेमाल करते हो डायग्राम बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर में इन डायग्राम्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, इन नोटेशंस को, कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल होती है और हम इसको किस तरह से ड्रा करते हैं। फिर ही आपको 38 और 39 में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये वाला करेक्टर देखें, अगर ये साइन कहीं भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये किसी भी टेप के अंदर ब्लैंक को शो करेगा। ठीक है। अब देखें, स्टार्ट स्टेट को हम क्या कहते हैं? किसी भी इनिशियल स्टेट को हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं, और स्टार्ट को हम इस तरह से शो कराते हैं। मैं एस लिखती थी ना, तो इसका मतलब होता था स्टार्ट। तो जो न्यू फॉर्मेट का एफ ए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें इनिशियल स्टेट को हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं। आगे है एक्सेप्ट स्टेट। एक्सेप्ट स्टेट का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, उसको आगे मूव कराते हैं, तो सेकंड थिंग होता है उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना। तो उसने कहा है कि जो हमारी फाइनल स्टेट होती है ना एफ ए के अंदर, वो हमारी एक्सेप्ट स्टेट होती है। ठीक है। और दूसरी उन्होंने कहा एक रिजेक्ट स्टेट होती है। रिजेक्ट स्टेट वो होती है डेड एंड नॉन फाइनल स्टेट, कि जिसमें आपका डाटा जो है फाइनल स्टेट तक जाता ही नहीं है, तो हम कह देते हैं कि नॉन फाइनल स्टेट है और वो रिजेक्ट स्टेट है। तो अब जो न्यू एफ है उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, एक स्टार्ट स्टेट, एक एक्सेप्ट स्टेट और एक रिजेक्ट स्टेट। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये एक एमसीक्यूज आ सकता है कि हार्ड स्टेट किसको कहते हैं, या ये पूरी डेफिनेशन दे देगा और कहेगा इज कॉल्ड डैश डैश डैश। तो हार्ड स्टेट का आपको तभी पता होगा जब आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट स्टेट का पता होगा। इट मे बी नोटेड दैट द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड हार्ड स्टेट। अब अपने माइंड में बिठा लें, हार्ड स्टेट हम किसको कहते हैं कि एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट दोनों स्टेट्स को हम हार्ड स्टेट कहते हैं। डन हो गया। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, मैं इतना लंबा जब लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, उसको डिज़ाइन करती हूँ आपके लिए, तो रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा इतना गला खुश्क हो जाता है काम करते करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये रिक्वेस्ट है एक मुस्लिम बहन की। तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है। मैं आपके लिए बेनिफिट जो है वो आपको दे रही हूँ कि आप बच्चे जो हैं वो वैसे प्रिपरेशन नहीं करते, तो शॉर्ट लेक्चर्स उनको जब मिल जाते हैं तो वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, और आपका अच्छा CGPA आ रहा है अगर किसी की वजह से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मेरे लिए भी होना चाहिए ना कोई फ़ायदा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद होती है रीड स्टेट। रीड स्टेट में क्या होता है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको रीड करता है, जब वो रिजेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली कोई रीड वाला ऑप्शन ही नहीं होगा। तो आपने देखना है कि रीड स्टेट कब होती है। रीड स्टेट होती है कि जब आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाती है A, B या फिर क्या ब्लैंक। मैंने बताया ना कि ये साइन जहाँ भी आएगा उसका मतलब है ब्लैंक टेप।
टेप के अंदर ब्लैंक। तो रीड स्टेट में या वो ए को रीड करेगा या बी को रीड करेगा या आपको नल आंसर दे देगा। अब एक एग्जांपल के जरिए ये सारी स्टेट्स हमने शो करानी। बिफोर सम अदर स्टेट्स आर डिफाइंड कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एफ ए अलॉन्ग विद इट्स न्यू फॉर्मेट। उसने कहा कि ये आपके पास एक एफ ए है, ये उसकी इनिशियल स्टेट है, ये उसकी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को हम कहते थे स्टार्ट और फाइनल स्टेट को हम क्या कहते थे? फाइनल स्टेट को हम क्या कहते थे? एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या होगी? इनिशियल स्टेट, ये होगी एक्सेप्ट स्टेट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिजेक्ट। ठीक हो गया, रिजेक्ट स्टेट पढ़ा था हमने। उसके बाद उसने कहा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है? ए प्लस बी का होल स्टार। ए के ऊपर भी यानी इनिशियल स्टेट के ऊपर भी लूप लग रही है और फाइनल स्टेट के ऊपर भी लूप लग रही है, और ए और बी दो स्ट्रिंग का हम इस्तेमाल करें तो इसने हम लिख दिया ए प्लस बी होल का स्टार। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब उसने कहा है कि उन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसका क्या बनाएंगे? न्यू फॉर्मेट वाला एफ ए बनाएंगे। ये था पुराने फॉर्मेट वाला एफ ए, ये वाला जो था पुराने फॉर्मेट में हम इस तरह से सादा सा एफ ए बना लेते थे। अब वो न्यू फॉर्मेट एफ ए की बात करें, सबसे पहले हमने लिया स्टार्ट। स्टार्ट से हमने क्या किया? रीड पे जाएंगे। ठीक है, दो रीड ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर तो वो जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर वो रीड करेगा ए को। ठीक है, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो फिर वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट देना है कि पुश डाउन का मतलब होता है कि सपोज कर लें कि ये डी हमारे पास नहीं है और हमारे पास ये सिर्फ ये चीज़ें थी। पुश डाउन का मतलब होता है कि इन सारी चीज़ों को नीचे की तरफ कर देना और ऊपर एक और चीज़ को ऐड कर देना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये नीचे वाली सारी चीज़ें थी और हमने इसको पुश डाउन करना था तो ऊपर हमने डी लगाकर इसको पुश कर दिया, सारी चीज़ों को और नीचे कर दिया और ऊपर एक और चीज़ को ऐड कर दिया। तो ए बी सी डी हमारे पास सी तक हमारे पास था, डी लगा के हमने इसको ऐड कर दिया। और पुश डाउन स्टैक ये हो गया। और पॉप का मतलब होता है कि हमने एक जो चीज़ है उसको हमने रिमूव कर देना होता है। लाइक ये मेरे पास पूरा एक ऑप्शन दिया और उसका वो अगर वो कह रहा है कि इसको पॉप करें तो उसका मतलब है कि मैंने जो है वो नीचे से एक जो है एलिमेंट उसको निकाल देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से ए को एलिमिनेट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? ये सारे नीचे आ जाएंगे, बी सी और डी मेरे पास बचेगा। तो कहने का मतलब है कि पुश डाउन में हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट को ऐड करते हैं टॉप के ऊपर, टॉप पे हम एक एलिमेंट को ऐड करते हैं और सारे पुश होकर नीचे आ जाते हैं। और पॉप के अंदर ये होता है एक एलिमेंट को या एक स्टेट को हम जो है वो एलिमिनेट यानी ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता है पुश और पॉप। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पीडीए के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यानी 37 लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे मैं जस्ट आपको एंड पे एक चीज़ बताना चाहती थी कि ये जो 3 रूल्स हैं ना, इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप ये फार्मूला याद कर लें, SEOCET। CO यानी SEOCEOCET। इससे क्या होता है कि ये देखें, S फॉर स्मॉल, E फॉर इक्वल, O फॉर 1। जब स्मॉल होगा तो वो इक्वल होगा 1 के, और C फॉर कैपिटल, E फॉर इक्वल, T फॉर 2। जब कैपिटल होगा तो वो इक्वल होगा 2 के। अब ये देखें, यहाँ पे उसने कहा है स्मॉल इक्वल टू 1। कहीं पे भी देखें स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर है तो ये एक ही है, यानी स्मॉल इक्वल टू 1। स्मॉल में सिर्फ एक ही कैपिटल लेटर हमारे पास आएगा, जबकि वो कह रहा है कैपिटल इक्वल टू 2। अब कैपिटल देखें, कैपिटल हमारे पास 2 ही लेटर जनरेट हो रहे हैं। तो ये इसको याद करने का इजी तरीका है। तो आप किसी भी एग्जांपल में आप इजीली देख सकते हैं कि जहाँ पे भी स्मॉल होगा वो इक्वल टू 1 होगा और जहाँ पे कैपिटल होगा वो इक्वल टू 2 होगा। अब ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपको ये बताऊंगी कि वो इस तरह की चीज़ आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक किए हुए हैं ना, ये सारे रॉन्ग हैं, हमने सिर्फ इसको ख़त्म करना है। तो बेसिकली आपको रूल्स का पता है कि स्मॉल इक्वल टू 1 और कैपिटल इक्वल टू 2। तो ये जो कि ये दोनों कैपिटल हैं, ये 2 ही होने चाहिए, ये तीसरा हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हमें पता है कि स्मॉल जो लेटर्स हैं
है स्मॉल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये 1 ही होना चाहिए। हम इसको पावर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसने कहा है कि कैपिटल इक्वल टू 2, तो ये ठीक है। कैपिटल हमारे जो है AX हैं, ये सही हैं। फिर वो कह रहा है स्मॉल इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास स्मॉल a है, ये 1 ही होना चाहिए। इसके साथ कोई दूसरा b या c कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये हम b ख़त्म कर देंगे। फिर वो कहता है कि स्मॉल इक्वल टू 1, स्मॉल में हमारे पास 1 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 हैं, m भी है और a भी है, तो हम इसमें से a को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से स्मॉल इक्वल टू 1 और कैपिटल इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पर भी कैपिटल हो और हमने देखना है 2 होने चाहिए, और जहाँ जहाँ पर भी स्मॉल हो वहाँ पर हमने देखना है कि 1 होना चाहिए। तो हम ये a b ये पावर और ये x ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर वो आपको इस तरह से एक फॉर्म दे देता है या एक ग्रामर दे देता है, आपको कहता है कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो पावर का साइन है, ये जो नल है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होता। दूसरे ये जो स्लैशेस आ रही हैं या और यहाँ पे होता और का साइन होता सीधी लाइन, तो वो भी जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इसके नल प्रोडक्शन, इसके यूनिट प्रोडक्शन ख़त्म करने होते हैं, फिर ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मे बी आपको इसका सोल्यूशन आ जाए। बिकॉज इतना कुछ समझाने के बाद अगर आप एक एग्जांपल नहीं सॉल्व कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये लेक्चर समझ आए। तो एक दो क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए। इसका तरीका सिर्फ ये है कि ये जो x है ना, यहाँ पे आप देखें उसने कहा है कि जो स्मॉल होता है ना वो 1 होता है, तो इस x और इस x की जगह आप नल पुट कर देंगे तो ये सिर्फ a आ जाएगा, ठीक है, ax, ठीक है। और दूसरी जगह यहाँ b है, तो यहाँ पे भी स्मॉल b के साथ उसने कहा है कि स्मॉल जो है वो a की होता है, तो इसमें भी आप इस x की जगह और इस x की जगह नल पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ax और xa, और ये आ जाएगा bx और xb, ठीक है। और ये स्मॉल जो है वो 2 नहीं होते, तो इसको भी हम 1 ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।